साउंड कैमरा एक्शन। श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं लेखक और निर्देशक अमित राय। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। आपसे बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे निर्देशक और लेखक आए हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत हासिल किया, समीक्षकों की सराहना मिली, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए। लेकिन ये संघर्ष जारी रहा। ये सफर कहां से शुरू हुआ, ये सफर कितना कटीला था और हौसले कितने बुलंद थे, अपने क्षमता का लोहा आखिर इन्होंने मनवा ही लिया। जी हाँ, इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं अमित राय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, जब मुझे पता चला कि आपसे मुझे बातचीत करनी है तो मुझे दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आई कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये जो आपकी तबीयत है ना, उस पर हम आज बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और जहां से आप आते हैं वहां से सफलता की इस सीढ़ी तक पहुंच जाना बहुत आसान सफर तो कतई नहीं रहा होगा, है ना? जी, सफर मुझे लगता है कि इसका पैमाना आसानी और कठिनाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। जो ये सफर होता है ना, एक्चुअली यही एंजॉय करने का प्रोसेस होता है। जी, डेस्टिनी जो होती है, जिसको कहते हैं कि हाँ मंजिल है, वो अपने मन में एक बिंदु बना रखा है कि इस बिंदु से उस बिंदु तक जाना है। वो बिंदु कभी होती नहीं है। जी, इस बिंदु से उस बिंदु तक जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, एक्चुअली इसको हम सफर कहते हैं और उसी को एंजॉय करना होता है। तो लोग कहते हैं कठिनाई या जो भी, मैं तो उसको मजे से ही लेता हूँ। जैसे आपने दुष्यंत जी की कविता लाइनों का जिक्र किया, जी, तो बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं या जो बात करते हैं, वो एक लाइन मेरे बारे में हमेशा जानते हैं। मुझे जो गाना बेहद पसंद है, जो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो, तो वो लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि निर्बल की लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। क्या बात है। तो इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के गीत भी सुनते चलेंगे, तो आप क्या चाहते हैं ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें? जी जरूर सुनवाइए। चलिए, तो हम एक गीत ये जो आपकी पसंद का है, जिससे आपने आगाज किया है, ये सुनवा देते हैं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया।
नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। चलिए, हमने आपकी पसंद का पहला गीत तो सुन लिया। अब आगाज हम यहाँ पर अतीत से करते हैं और आप हमें ले चलिए अपने बचपन की गलियों में। जी, बहुत सुनहरी यादें हैं। मतलब वैसे तो जैसे ही मैं स्टूडियो में जब अंदर आया तो मुझे जिस सेक्शन में ले गए आपके निर्देशक जी, वो पूरा रिकॉर्ड का सेक्शन था। मतलब हमें याद है जब बचपन में हमारे आसपास कोई फंक्शन होता था, लाइब्रेरी गए थे आप? हम लाइब्रेरी गए थे। वहाँ ग्रामोफोन का रिकॉर्ड देखकर, उस पे वो सारे एलपी डिस्क देखकर तो ऐसा लगा कि सही में बचपन में चले आए। कि किसी घर में कोई फंक्शन होता था, कोई सत्यनारायण की पूजा होती थी, कोई शादी होती थी, तब एक आदमी एक डब्बा ले आया करता था और ऊपर वो जो लाउड स्पीकर हम लोग छत पे जाके बांधते थे। किसी के जो बच्चे छोटे होते थे, जो हल्के होते थे, टीन के छत होते थे और सीमेंट की तो टूट ना जाए इसलिए बच्चों को भेजा जाता था और वो बांधते थे और फिर वो नीचे डॉन किया किसी फिल्म की रिकॉर्ड बजाते थे। और जय संतोषी माँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, दोस्ती, पड़ोसन, बहुत ज्यादा जो गाना बजता था मुझे लगता है वो डॉन फिल्म का गाना बजता था, जिसका मुझे था। क्या उम्र थी जब पहली वाली डॉन आई थी, याद है कुछ? मुझे लगता है डॉन जो आई होगी मतलब मेरे पैदाइश के साथ आई होगी फिल्म। अच्छा। तो वो जब मैं बड़ा होता रहूंगा तब तक डॉन हिट हो चुकी होगी। मतलब बच्चन साहब आ चुके थे पटल पर और वो छा गए थे। और पढ़ाई लिखाई, स्कूल, शिक्षक? मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं जिस शहर में पला बड़ा हूँ वो उल्लासनगर कल्याण के पास एक शहर है जी, और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मेरे पापा शहाड़ में एक इंडियन डाइजेस्टिव इंडस्ट्री मफतलाल जी की मिल थी, उसमें मिल वर्कर, और हम एक जय हिंद एकेडमी नाम की एक सिंजू एजुकेशन सोसाइटी की उस स्कूल में पढ़े हैं। पढ़ने में कैसे थे आप? पढ़ने में मैं अव्वल रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छा रहा हूँ और थ्रू आउट अच्छा रहा हूँ। मैं साइंस ग्रेजुएट रहा हूँ। तो साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? साइंस और मैथ्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा। और पिताजी की मार की वजह से हमेशा वो पढ़ाई को बहुत बड़ा अस्त्र मानते थे, क्योंकि वो खुद जब बिहार से भाग कर आए थे यहाँ गरीबी और मुफलिसी में, तो उन्हें पता था कि हमारे पास हाथ में कोई देख दमड़ी नहीं है और अगर यहाँ रचना बसना है तो या तो सिर्फ मेहनत लगेगी। और मेहनत उन्होंने आलाप के रूप में गाया और हमें वो गीत गाने के लिए छोड़ा कि आप लोग अब पढ़ाई के साथ वो गीत। क्या बात है, मेहनत एक आलाप के रूप में, बहुत सुंदर। तो जो बदन की मेहनत थी, जो गैस में जाके रोज 12 घंटे मेहनत करके आना है जी, वो सारा खर्चा हम पे उन्होंने पैसे के रूप में डाला कि
सिर्फ पढ़ो तुम। मतलब मुझे लगता है उस एरिया में हम बच्चे पहले थे, मैं और मेरा भाई, जो हम लोग इंग्लिश मीडियम में गए। लोग बोलते आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना? हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, क्योंकि आसपास सब सरकारी स्कूलों में जाते थे। इन्होंने बोला नहीं मुझे अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है। कितने भाई बहन थे? हम 2 भाई 1 बहन है। और फिर वहीं से सफर शुरू हुआ। और हम जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम आजाद नगर है। मतलब आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि स्लम है, मतलब झोपड़पट्टी जिसको बोलते हैं, लेकिन हम तो उसको अपना स्वर्ग ही कहते थे, जहां हम लोग पले बड़े। और वहां से स्कूल 4.5 किलोमीटर था। हम रोज 4.5 किलोमीटर स्कूल जाया करते, पैदल आया जाया करते। बचपन में मेरी मम्मी छोड़ने जाया करती थी बहुत दूर। और बहुत सारे और बिजनेस किया उन्होंने। मतलब हमारे किराना दुकान हुआ करती थी, वो केरोसिन बेचने की दुकान हुआ करती थी, पान की टपरी हुआ करती थी। मतलब सारे कामों के साथ वो ये काम भी करते थे, पिताजी। और जब चले जाते थे ड्यूटी पे तो मम्मी देखती थी। और फिर इस तरह इन तीनों का लालन पोषण किया उन्होंने। तो स्कूल के बाद कभी पिताजी ये चाहते थे कि आप उनका साथ दें उनके कामों में? हम लोग दुकान पे बैठते थे। हम दुकान पे इसलिए बैठते थे, एक सम्राट नाम का बिस्किट आता था जो 2 मलाई के साथ चिपकाई जाती थी, हम वो खाने के लिए बैठते थे। अच्छा। तो हम लोग नुकसान ज्यादा करते थे, मुझे लगता है। बिस्किट हम लोग बहुत ज्यादा खाते थे, मैं और मेरा भाई। जी। तो आप गाने उस वक्त से सुनते रहे? आपने बताया शादी ब्याह में गाने बजाए। रेडियो मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है हमेशा। आज भी मतलब आज भी मैं अपने गाड़ी में जो म्यूजिक सुनता हूँ वो विविध भारती के दोनों स्टेशन का ही सुनता हूँ मैं। और जितने आपके एंकर्स हैं मैं सभी को पर्सनली ऐसे स्वर से जानता हूँ। मतलब उनके नाम से परिचित हूँ मैं उनको देखा नहीं, लेकिन उनको सबको जानता हूँ। मतलब जो भी हूँ, मतलब सवेरे से लेकर शाम तक, रात के अंत तक जितने लोग जो बात करते हैं मैं सभी को पहचानता हूँ। तो क्या यही वजह रही थी कि नन्हे अमित के आंखों में ये सपने पलने लगे कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो इस दुनिया से जुड़ूंगा या नहीं? नहीं, देखिए आज बात करते वक्त मेरे को एहसास तो होता है कि आपका कोई पता नहीं होता है कि आप ये सब कहाँ से लाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि यार इतनी कठिनाई से रोज उल्लासनगर से 70 किलोमीटर लोकल में बैठकर बंबई आना और संघर्ष करना। मतलब मैंने बोला यार मुझे जो संघर्ष का जो जज्बा है वो मेरे को 752 की उस लोकल ने दिया, जिस भीड़ में मेरे को रोज घुसना होता था। तो लोकल मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है हमेशा। मतलब मुंबई की लोकल मेरी लाइफलाइन जैसे कहते हैं मुंबई के लिए है, वो मेरे जीवन की भी दशा और दिशा जो बदली है वो लोकल ने बदली है। फिर दूसरा जो आप क्रिएटिवली अगर बात करने जाएं तो रेडियो उस टाइम सबके घर में हुआ करता, समाचार सुनने के लिए। जो भी जैसे एक टीवी बाद में लेजर बना के जिस घर में टीवी है वो बहुत अमीर आदमी है। रेडियो सामान्य हो चुका था मेरे यहाँ बचपन में। रेडियो बहुत सामान्य था। मैंने 2 बार रेडियो खाट से गिरा के तोड़ा भी और बनाया भी है, तो मुझे रेडियो के बारे में पता है। टीवी जब आया और वीसीआर का जब उगम हुआ, नेशनल वीसीआर जब आया, उस दौरान ऐसा हुआ था कि फिल्म मीडियम में मुझे लगता है प्रेम रोग, निशान, इस तरह की फिल्में तब आई थी। और वीसीआर और टीवी के एडवेंट के साथ एक नए तरह का बिजनेस शुरू हुआ कि लोग थिएटर्स वाले जो फिल्म में नहीं जाते थे वो लोग वीडियो कैसेट लाके अपने एरिया में, मोहल्ले में, घरों में भाड़े पे फिल्में चला कर देखते। तो मेरा सफर वहीं से शुरू हुआ। मतलब मेरे पापा को किसी ने वीसीआर गिफ्ट किया था, जिसने उधार लिया था वो भाग गया था दुबई और वापस आके उसने इसको वीसीआर गिफ्ट कर दिया पापा को। तो पापा ने बोला कि हम एक टीवी ले आते हैं किसी से मांग के और उसको कहेंगे कि हर महीने आपको पैसे देंगे, कुछ वो इंस्टॉलमेंट मेथड जो अभी आप बोलते हैं। और फिर वो टीवी और वीसीआर घर आया और मैं और मेरे भाई पे ये, हम लोग फुट सोल्जर थे कि हम लोग वो टीवी उठाकर कंधे पर वीसीआर लेके और स्टेबलाइजर लेके लोगों के घर में 30 रुपए की एक फिल्म, 50 रुपए की 2 फिल्म और 100 रुपए की 4 फिल्म, क्या बात, ऐसे हम लोग लगाया करते थे। और उसी से सफर शुरू हुआ फिल्में देखने का। लोगों ने फिल्में देखना शुरू किया, मैंने फिल्मों के पीछे देखना शुरू किया कि कौन बनाता है, कैसे बनता है। फिर मुझे रेडियो के गानों से पता था, अच्छा जो वादा किया ये ताजमहल फिल्म का गाना है, वो गाना अभी हम वीडियो के रूप में आप देखते थे। तो ऑडियो वीडियो ने एक साथ सफर शुरू किया था। ऑडियो पहले शुरू हुआ था, वीडियो आते आते मेरे साथ चलने लगा। तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने मुझे धक्का दे दे के इस तरफ आकर्षित किया कि चलो हम इस तरफ जाएंगे। तो ये बेमानी नहीं होगा कहना कि रेडियो और वीसीआर इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो भी मैंने आज जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। चलिए अब आपकी पसंद का गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, अगला गीत कौन सा सुनवाएंगे? अगला गीत आप आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात है, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, गुलजार साहब, फिल्म गोलमाल। चलिए सुन लेते हैं।
बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल अमित, ये तो आपने बताया कि टीवी घर में आया और वीसीआर आया और फिल्में देखना शुरू किया आपने। कैसी फिल्में आपको अच्छी लगती थीं? मार धाड़ वाली, या उस समय बहुत इस पर फिल्में बनती थीं गैंगस्टर्स पे और सोना ले गया और उस तरह की, मतलब? नहीं, कालांतर में मैंने देखा कि जैसी फिल्में आप देखते हैं वो आपको इम्प्रेस करती हैं, फिर आप वैसी सोच रखते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है पता नहीं नियति ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी कि इसके साथ साथ ना मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरे एक मित्र हैं, मतलब मुझसे 10-12 साल बड़े हैं। पत्रकार? नहीं, पत्रकार नहीं है वो टीचर है बीएमसी में, वो श्यामपत यादव करके हैं। वो हमारे एरिया में 10th उन्होंने टॉप किया था, तो मेरे पापा चाहते थे कि दिन भर जाके उनके पास बैठो, वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तुम क्रिकेट खेलते हो तो उसके साथ बैठोगे। तो उन्होंने मेरे को एक छंद लगाया। मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान मेरे दोस्तों का रहा, उसमें सबसे पहला बड़ा योगदान इनका भी रहा है कि उसने मुझे पढ़ने का शौक लगाया। तो निराला हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं हो, मतलब हर तरह का साहित्य, उसको लाइब्रेरी का एक्सेस था। उसके पापा सेंचुरियन बिरला जी की कंपनी में थे और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी सेंचुरियन की। तो उस एक्सेस से मुझे एक्सेस मिल गया कि मैं वो किताबें पढ़ना शुरू कर दूं। तो जो फिल्में देखते थे ना, फिल्में मुझे, आप कहेंगी तो मुझे हाफ टिकट भी पसंद थी
तो दूर गगन की छांव में पसंद, दोनों किशोर कुमार की फिल्म है। तो आपको फिर पता लगता है कि आपको फिल्में क्यों पसंद आती हैं। आपको डॉन बहुत अच्छी लग रही है, आपको खून पसीना क्रांति बहुत अच्छी लग रही है, फिर एक दिन आपने न्यू दिल्ली टाइम्स देखी तो वो भी आपको अच्छी लग रही है। होता ये है कि आपको क्या इंस्पायर करता है ये आपको पता नहीं होता है। और फिर उस दौरान अंग्रेजी फिल्में भी आ रही थी, जैसे शिंडलर्स लिस्ट हो या फिर लाइफ इज ब्यूटीफुल हो, मतलब इस तरह की फिल्में जो हमारी सभ्यता और हमारे कल्चर से बिल्कुल लेकिन हमको इमोशनली हम उससे जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ने तय कर रखा था कि आपको किस तरह की फिल्म बनानी है आगे चल के। तो शायद मैं भी उसी तरह का सिनेमा, जिस तरह का मैं सारा सिनेमा मैं वही देख के पला बड़ा हूँ, तो नेक्स्ट फिल्म मुझे वही बनानी चाहिए थी कि एक बॉबी जैसी कोई फिल्म हो जिसमें लव स्टोरी हो या कोई रिवेंज स्टोरी हो यादों की बारात जैसी। लेकिन इन सब कहानी ने इम्प्रेस करने के बावजूद भी मुझे इंस्पायर नहीं किया कि मैं जाके वैसी कोई फिल्म करूँ जी। मतलब डेटाबेस तो मेरे पास आया है, लेकिन फिर मैंने अपनी एक राह ढूंढी और जो पहली फिल्म में लेकर आया वो पहली फिल्म वैसी लेके आया जो इन सारी फिल्मों से अलग थी, लेकिन इन सारी फिल्मों का योगदान है। रोड टू संगम, ये आपकी पहली फिल्म थी और जिसने बहुत सारे आपको इसके लिए पुरस्कार मिले जी। बहुत सारे आपको, जिसे कहते हैं, इस फिल्म को बहुत सराहा गया। तो चलिए आते हैं इस फिल्म पर। आपने इसका जिक्र किया है तो फिल्में आप देखते थे, हर तरह की फिल्में देखते थे, लेकिन आपने कहा कि वो सब आपको फिल्में इम्प्रेस की लेकिन इंस्पायर नहीं की। बहुत खूबसूरत सी लाइन है ये आपकी, यू लाइक्ड इट, लेकिन ऐसी ही फिल्में बनाना आपने नहीं सोचा। हाँ नहीं, लेकिन इन फिल्मों का योगदान बेशक रहा है। जैसे मैं जिस फिल्म मेकर को द्रोणाचार्य की तरह मानते हुए उनका सारा काम देखा, लेकिन फिर उनके जितने असिस्टेंट थे उनका भी सारा काम देखा मैंने। बिमल रॉय जी को जब मैंने जी, मुझे लगता है कि वो दूसरे कालखंड में थे, अपनी फिल्म बना के चले गए थे। जब मैंने फिल्में देखना शुरू किया तो मुझे पता चला ये व्यक्ति कौन है, इनकी सोच क्या है और किस तरह का सिनेमा इनकी दखल रखता है। और फिर साथ में फिर जो उनके असिस्टेंट्स रहे हैं, मतलब ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर गुलजार साहब और जितने असिस्टेंट रहे, जिन जिन लोगों ने जो जो फिल्में बनाई मैंने सारी देखनी शुरू की जी। और उन सारे निर्देशकों की फिल्में भी मुझे बहुत इंप्रेस करती जी। तो कहा जाए तो ये सारा योगदान उसी प्रखर प्रकाश से फूट के निकले हैं जो मुझे आकर्षित कर रहे थे अपनी ओर। तो लेकिन क्या होता यही है कि आप सीखते तो हैं गुरु से, लेकिन गुरु आपको नकल करना नहीं सिखाता, गुरु आपको सीखना सिखाता है कि आपने क्या सीखना है और फिर अमल आपने करना होता है। जैसे आपने कहा कि पिताजी ने ये तय कर लिया था कि बच्चों को पढ़ाना है अंग्रेजी मीडियम में, जबकि आपके आसपास सभी बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में जाते थे। फिर टेलीविजन आया और आप दोनों भाइयों का उसके प्रति आकर्षण और फिल्में देखना। तो कभी पिताजी ने ये बात कही कि देखो तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी है, ज्यादा उस पर ध्यान दो, ज्यादा फिल्में न देखो? नहीं, पहले उन्होंने बहुत मारा है, मतलब उनको लग रहा था कि क्योंकि उनको घर भी चलाना था तो पैसे भी चाहिए थे, वो मजबूरी थी कि हाँ ये बिजनेस कर रहे थे। अगर वो वीसीआर ना मिला होता तो शायद ये मैं इस तरफ आता भी ना कभी। वो तो नियति ने तय कर रखा था कि हाँ इस व्यक्ति के हाथ में वीसीआर दो, इसका बच्चा ये वीसीआर देखेगा और आगे चल के डायरेक्टर बनेगा। वो नियति ने तय कर रखा था, नहीं तो वो तो चाहते थे मुझे इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा कुछ बनाना, तभी तो वो साइंस से पढ़ाना चाह रहे थे जी। और क्योंकि उन्होंने वो गरीबी देखी थी, मुफलिसी देखी थी बिहार में, और जहां से वो भाग के आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हम उनके बच्चे ये सब देखें, वो संघर्ष देखें, और इसलिए वो दूर रखते थे। उनके मन में बहुत ये, क्योंकि उनको चाहिए था कि बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं। लेकिन ये रास्ता उन्हें बिल्कुल पता नहीं था, फिल्मों के बारे में उनको कुछ पता नहीं था और ना मुझे भी कुछ पता नहीं था। तो उनको ऐसा लगता था कि एक तो अंधेरे में जाना है, जहां इतनी बड़ी भीड़ है वहां जाकर करोगे क्या और करोगे कैसे। तो एक पिता के रूप में मुझे उनका जो ये अप्रीहेंशन था वो हमेशा उसका सम्मान रहा है कि मैं उसको पहले गलत लेता था, लेकिन अब मैं गलत नहीं लेता कि अब मेरे बच्चे हैं तो मैं भी ऐसे सोचने लगा हूँ कि नहीं चाहता बाप कि अपने बच्चे को वो कहीं ऐसे जगह धकेले जहां वो ठोकरे खाता फिरे। तो वो बचाना तो चाहते थे, लेकिन नियति ने फिर मुझे हाथ थामे रखा और गुरु ने अपना आशीर्वाद रखा था। मेरे जितने गुरु जिन्होंने पढ़ाया लिखा है उन्हें। आप भी टीचर थे कुछ? हाँ, मैं जब लास्ट ईयर में था तब से मैं पढ़ाता था बच्चों को। लास्ट ईयर मतलब कॉलेज? अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था, जब ग्रेजुएशन के, तब से मैं पढ़ाता था। तो जब मैं पास हुआ उसके एक साल बाद जो मेरे बच्चे जो 10th में थे वो भी पास हुए हैं। अच्छा। तो 10th स्टैंडर्ड में थे, तो उनमें से कोई एक बच्चा जो बहुत अच्छा परसेंटेज ले आया था 91%। तो फिर बहुत सारे लोगों का विश्वास बैठ गया था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस उम्र में ऐसा लगता है कि हाँ 20-21 साल में यार लोग पैसे भी दे रहे हैं और आप पढ़ाते भी अच्छा है। तो फिर उन्होंने बोला हमारे बच्चे तो कॉमर्स ले रहे हैं, लेकिन तो बोला ठीक है मैं कॉमर्स पढ़ के पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुका था। मैंने कॉमर्स की किताबें देखी, मेरे बहुत सारे दोस्त कॉमर्स के थे, तो मुझे लगता था कि हाँ अकाउंट्स बहुत ईजी होता है। मुझे अभी भी अकाउंट्स बहुत ईजी लगता है, जबकि बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि हम लोग ना बहुत थियोरेटिकल लिख कर प्रैक्टिकल कर कर पढ़ने वाले बच्चे रहे साइंस में। तो साइंस आपको एक सूक्ष्म दृष्टि दे देता है, अकाउंट्स में आपको एक
फिगर्स के साथ खेलना होता है वो आपको अच्छे आपकी जो भाषा है ना जैसे सूफी दृष्टि दे देता है। क्या बात है। तो वैसा वो देखते वक्त मुझे समझ में आ गया कि हाँ इसको अगर समझ लेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। तो मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली बहुत आसान लगता था। तो फिर मैं वो पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 4-5 साल पढ़ाता भी रहा। फिर नाटकों का सफर चलता रहा, मराठी नाटकों के साथ। फिर अच्छा, आप मराठी रंगमंच के साथ? हाँ, मैं मराठी रंगमंच के साथ ही। मैं आज जो भी हूँ वो मराठी रंगमंच की वजह से ही। क्या बात है। अच्छा, तो आपने एक मराठी फिल्म भी बनाई? हाँ, एक डायरेक्शन दिया। हाँ, एसोसिएट डायरेक्टर हूँ मैं इस फिल्म का। मेरे साथ मेरा एक जूनियर हुआ करता था जो हम साथ में पढ़ के पास हुए थे। तो उसने एक कहानी बहुत सुंदर लिख रखी थी जो रवि राय जी ने प्रोड्यूस की थी, वो टिंगिया नाम से। तो उसमें एसोसिएट डायरेक्टर था। वो मेरी पहला आप कह सकते हैं फोरे था सिनेमा में। मतलब सस्ती फिल्म करनी थी, तब डिजिटल आ रहे थे और रील पे फिल्म में बहुत कम बनी थी। सुपर 16 पे वो शूट हुई थी फिल्म और उन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया था उस फिल्म में। तो इस फिल्म तक कैसे पहुंचे आप? इस फिल्म के मेकर्स तक कैसे पहुंचे? नहीं, कहानी लिख रखी थी, रवि राय जी ने प्रोड्यूस करना तय किया। तो हम जितने दोस्त यार थे सबने हाथ लगाया कि अच्छा ये फिल्म बनानी है। तो फिल्म का बनाने का जो टेक्निक है वो तो पता हो गया था तब तक। तो उसके पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो जर्मनी में दिखाई जा चुकी थी। तो कोई ट्रेनिंग ली थी कहीं पर? नहीं, फिल्में बनाने की मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैं थिएटर से था। तो मुझे देखिए जो हमारे गुरु रहे हैं जैसे विजय केंकरे हैं, राजन भिसे हैं, वामन केंद्रे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़े गुरु हैं। इनको सिर्फ एक प्रोसीनियम दिया है, इसके लिए वहां नाटक होता है। जब आप कैमरा रहेंगे तो वही सब कुछ, क्योंकि देखिए जो भाव प्रस्तुत करना होता है एक्टर्स ने और जिस तरह के रूपरेखा के साथ आता है सब कुछ, वो उसका कॉस्ट्यूम, मेकअप, आर्ट, वो सब कुछ प्रोसीनियम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है और फिल्मों में वो खुले एनवायरनमेंट में होता है जी। तो मुझे लगता है वो डिफरेंस मुझे बहुत पहले ही क्लियर हो गया था जो मेरे गुरु ने सिखा दिया। तो मुझे कभी डर नहीं लगा कि हाँ, आप जब थिएटर से जंप मार के प्रोसीनियम से आप सिनेमा के उस चौखट में जाएंगे तो आप करेंगे क्या। तो मुझे वो कह रहे हैं ना, जो एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का जो टेक्निक है वो मेरे गुरु ने सिखा दिया। तो वो मेरे बड़े काम आया। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं लेखक और निर्देशक अमित राय से। मैं हूं आपके साथ राजश्री। अमित जी, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी, ये गीत ऐसा है जो मैं कॉलेज भर सुनता रहा और अभी भी सुनता हूँ। ये कमाल की कॉम्पोजिशन है जो आर डी बर्मन साहब की है, घर फिल्म की, फिर वही रात। कोई खास वजह, कोई खास घटना, कोई बात जो आप कॉलेज के जमाने से सुनते हैं और आज भी उतना ही पसंद करते हैं? मैं हमेशा से निशाचर रहा हूँ। मतलब मैं रात को ही पढ़ता रहा हूँ और दिन में बहुत शोर हुआ करता था जिस जगह रहते थे जी। और ऐसा नहीं था कि एक कमरा मिलेगा आपको जहाँ बैठ के पढ़ेंगे। रात ही एक सन्नाटा हुआ करता था। जब घर के बाहर वो हमारे यहाँ अभी भी वो लाइट है जहाँ हम लोग बैठ के 4-5 लोग मिल जाते थे और वहाँ बिठा के बैठ के 4 घंटे मैथ्स करते थे। फिर जिनको सोना होता था वहीं सो जाया करता था। तो मेरा बहुत बड़ी मीठी यादें वो बाहर किसी के बरामदे पे बैठ के पढ़ने की। और वो गीत हमेशा ही ऐसे लगता है कि साथ में चला है मेरे। चलिए सुन लेते हैं। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। हो
फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। के ख्वाब है, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है, रात है। श्रोताओं, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब अगर हम रोड टू संगम की बात करें, बहुत चर्चित फिल्म रही। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले और इस फिल्म में जितने भी कास्ट थे वो सब सधे हुए कलाकार थे। तो आप निर्देशन में भी हैं, आपकी कहानी भी है और निर्देशन भी है। तो इस फिल्म की बुनियाद, इस फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि क्या ऐसे लोगों को या इन लोगों को निर्देशन देने में या इनको निर्देश देने में कभी कोई कठिनाई हुई? नहीं, मुझे और लगता ये है कहानी कैसे आई रोड टू संगम की? कहानी, मुझे लगता है, हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप कोई कहानी लिखते नहीं है, कहानियां इस विश्व में होती हैं जी। कहानी खुद ही ढूंढते ढूंढते गली रास्ता पकड़कर आप तक आ जाती है जी। ये किसी दिन होली में मैंने टीवी पे एक न्यूज आइटम देखा था। कमाल खान अभी नहीं रहे बेचारे, वो उन्होंने एक न्यूज कवर की थी इलाहाबाद में कि इलाहाबाद म्यूजियम किसी गाड़ी का ट्रायल लेने वाला है जो 1947 में गांधी जी की अस्थियां रख के संगम पे ले जा गई। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसी गाड़ी अभी भी है। और फिर इस कहानी ने जन्म लिया कि वो आज गाड़ी खराब हो गई है 50-60 साल बाद, और उसको बनाया जा रहा है। और बनाने वाला एक हसमतुल्ला नाम का एक सही में एक मैकेनिक हुआ, वो भी नहीं रहे अभी हयात में जी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। तो हसमतुल्ला साहब ने वो गाड़ी का निर्माण किया था, उसको रिनोवेट करके इंजन फिर से चालू किया था। तो उस व्यक्ति ने उस गाड़ी को फिर से जिंदा किया था। तो मैंने वो दोनों कथाओं को लेकर एक कथा लिखी, और ये कथा लिखने के बाद ये मेरी पहली कहानी जो फुल लेंथ मेरे पर था और जिसके दम पर मैंने पेन उठाया था कि लिखना शुरू करूंगा, मुझे नहीं पता था कि ये कहानी मेरे को इतनी ताकत दे देगा कि मुझे अमरता का वरदान दे देगा। इस फिल्म ने मुझे 10-12 साल तक बगैर काम के भी जिंदा रखा, कि जो भी जानता था वो इसी नाम से। अभी भी लोग मुझे जानते हैं तो ओ माय गॉड 2 बाद में बोलते हैं, पहले रोड टू संगम से पहचान लेते हैं कि हाँ, रोड टू संगम जिसने की थी वो उसकी फिल्म है। ये टाइटल आपने ही तय किया था? रोड टू संगम मैंने टेल, वो उस जगह का नाम एक्चुअली हैबिट रोड टू संगम है। फिल्म का नाम था हैबिट रोड टू संगम। तो वो फिल्म में क्लाइमेक्स में हैबिट रोड से वो गाड़ी चलती है और संगम तक जाती है, तो उसका रूट था हैबिट रोड टू संगम, तो हैबिट कट किया गया और रोड टू संगम हुआ वो। तो एक नया अर्थ निकला उसका। तो कहानी तैयार होकर आ गई, और एक मित्र थे मनोज जी करके, उनकी एक मित्र थी पूनम करके, उनके पास एक कहानी गई। उन्होंने परेश भाई को पहचानती थी, तो उन्होंने बोला कि परेश भाई से एक बार बात कीजिए, वो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं और आपने जिस कथा की कहानी लिखी है तो वो आप उनको सुनाइए। तो मैं उनके पास गया, वो रंगरसिया की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 9-10 मिनट है, अभी तक मेकअप हो रहा है, तब तक सुना दो। तो मुझे समझ गया कि मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में अगर मैं सुना देता हूँ तो ठीक है। मैंने 10 मिनट सुना। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं शॉट दे के आता हूँ, फिर से सुनूंगा। तो मुझे पता चल गया था तब तक कि अब ये कहानी उनको समझ में आ गई है। उन्होंने हाथ बढ़ाया, और देखा जाए तो परेश रावल साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि ओम जी से उन्होंने ही बात करवाई
फिर एक और एक्टर हैं जो मेरे एक मित्र थे, अभी वो भी नहीं रहे बेचारे, तो सुधीर नेमा करके, वो उस फिल्म में लिरिक राइटर भी हैं। तो वो पवन मल्होत्रा के साथ ब्लैक फ्राइडे में काम कर चुके थे, तो फिर वो पवन मल्होत्रा से उन्होंने मिलवाया। तो ये 3 बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मेरे साथ आए, और भय तो आपको लगेगा क्योंकि ये बहुत सारा काम कर चुके थे जी। लेकिन कहानी सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि इसकी कहानी की उम्र हमारे काम की उम्र से मैच करती है। मेरी उम्र भले उनसे कम थी। मुझे याद है ओम जी ने मुझसे एक बार कहा था कि सिर्फ तुम्हारे बाल सफेद नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ता ये फिल्म देख। जब उन्होंने वो रोड टू संगम पहली बार देखी थी थिएटर में, तो बोला यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी फिल्म है, तुमने चुराई है ये फिल्म, ये तुमने बनाई नहीं है, किसी ऐसे उम्र के आदमी की फिल्म लग नहीं रही। पता नहीं वो भगवान ने वो मैच्योरिटी किसने दिया, मतलब आपके बैकग्राउंड ने दिया, आपकी गरीबी ने दिया, या आपके पढ़ाई लिखाई ने दिया, मुझे नहीं पता कि वो इतनी मैच्योरिटी आई कहाँ से। कि आप कभी सोचते हैं कि इतनी मैच्योरिटी आई? मुझे लगता है कि मैं जिनके साथ पला बड़ा हूँ हमेशा मेरे उम्र से बड़े लोग थे। मैं जिनके साथ खेला भी करता था मुझसे 10-10 साल बड़े थे। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले मेरे को लगने लगा कि मैं इनके जितना हो गया हूँ, जबकि मेरी उम्र उतनी थी नहीं। वो बाद में मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता ना तो शायद जल्दी नहीं पनपता। मैं इनके साथ खेलता रहा तो जल्दी पनप गया। कि मैं उम्र, जब मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था, मेरा भाई भी, हम दोनों जिसके यहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे वो हम दोनों भाइयों से 10-10-12 साल बड़े होते थे। लेकिन मेरा भाई लेफ्ट हैंडेड था, बहुत अच्छी बैटिंग करता था, तो उसको ले जाया करते थे। तो हम दोनों ओपनिंग जाते थे, लोग बोलते थे 2 बच्चों को क्यों लेके आए साथ में, बाकी 8-10 प्लेयर जो है बड़े बड़े हैं, बाकी 2 बच्चे खेलने आए। तो हमेशा ही ऐसा लगता था मुझे। अब मुझे समझ में आता है कि हमें लगने लग गया था बहुत पहले ही कि हम बड़े हो गए, हम बड़े लोगों के साथ खेलते हैं। आज आपको लगता है कि ये ब्लिस था? देखिए, सब कुछ आपको वरदान की तरह ही देता है भगवान, वो आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। अगर मुफलिसी दिखाता है तो आपको कड़क करने के लिए करता है, वो कठिनाई देता है तो आपको तराशने के लिए करता है। अभी वो जैसे एक फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि जो मूर्ति छेनी और हथौड़ी की मार न सह पाए वो अच्छी मूर्ति कभी नहीं बनती। आप तपने के बाद या जलने के बाद ही वो खरा होता है कुछ। तो ये सारे जो हालात थे, मुझे लगता है कि आपकी एक बहुत ही सशक्त और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व में आपको परिवर्तित किया या बनाया। कह सकते हैं सभी का। देखिए, मेरे स्टूडेंट्स का भी है, मेरे दोस्तों का भी साथ रहा है। जो मेरे क्लोज जितने फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब आई एम ब्लेस्ड विथ फ्रेंड्स कि जिन्होंने मेरा हाथ हमेशा थामे रखा। तो ऐसे जो दोस्त जिनके पास हो आपके पास, आप कभी गिरेंगे नहीं। तो परिवार भी साथ में खड़ा रहा है तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। जी, चलिए एक गीत सुनवा दीजिए। जी, ये इनकी कंपोजिशन, ये मेरे बहुत बेहद मेरे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सलील चौधरी साहब हैं। ये उसने कहा थी, एक फिल्म बिमल रॉय साहब की है, गीत का नाम है आहा रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत लेना। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, चलिए सुनते हैं। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे।
ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें जालिम जमाने की निगाहों से छुपा लूं तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। अमित जी, परेश रावल, पवन मल्होत्रा और ओमपुरी, मतलब जैसा आपने कहा कि बहुत, और हम सब जानते हैं कि बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे, और कितना वक्त लगा आपको इस फिल्म को बनाने में। कहानी का जो सार है वो आपको अखबारों में मिल गया था, है ना, और आपने लिखना, मतलब इसकी तैयारी की। 2 छोटे छोटे टुकड़े थे कहानी के जो मैंने टीवी पे सुन रखे थे, उससे जोड़ के बनी थी। लेकिन देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पहली फिल्म बहुत कठिन होती है। मेरे लिए मेरी पहली फिल्म बहुत ईजी थी, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत आसानी से मैंने पूरा, वो एक्चुअली ना ऐसी बंदूक थी जो मुझे पता नहीं थी कि इसका सेफ्टी लॉक टूटा हुआ है, बहुत बाद में पता चला मुझे कि मैं बगैर सेफ्टी लॉक का बंदूक जेब में लेकर घूम रहा था। वो कभी भी चल सकती थी, किसी को भी लग सकती थी। क्या थी ये कि आपने बिंदास आपने एक फिल्म बनाई जो एक कम्युनिटी के साथ है, उसमें हसमतुल्लाह साहब थे, इलाहाबाद में शूटिंग कर रहे हैं, भीड़ मतलब हजारों की भीड़। कोई भी पहली फिल्म ऐसी फिल्म नहीं करना चाहता, वो बहुत सेफ बेट खेलते हैं कि एक सिंपल लव स्टोरी ढूंढते हैं, बिल्कुल एक्ट्रेस मिल जाए आपको। आमतौर पे जो फिल्में पहली फिल्म जो करते हैं वो आसान फिल्म होती है या सेफ बेट होता है, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो या ऐसी कुछ हो। मेरी पहली फिल्म इतनी कठिन फिल्म थी जो मुझे बाद में पता चला कि उसका क्लाइमेक्स अगर आप देखें और जितने कलाकारों के साथ है और जिस तरह का सब्जेक्ट था, वो उसके कोई चांसेस नहीं थे कमर्शियल ये होने के। और मुझे कुछ पता ही नहीं था कमर्शियल सक्सेस का क्या है। मतलब जिन लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के बोला फिल्म बनाते हैं, वो भी जैसे अमित छेड़ा जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, वो लोग भी, शिमारू कंपनी, सब ये सब भी लोग जो लोग थे वो सब मेरे पे विश्वास करके चल रहे थे कि यार अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। और फिल्म बन जाने के बाद आज मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है, मुझे गर्व होता है कि हाँ मैंने ये फिल्म की और मैंने अपनी पहली फिल्म करके इस फिल्म को की जी। तो अभी देखा जाए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको तो ऐसे ही मान के चलता हूँ। लेकिन उसके बाद का संघर्ष बहुत कठिन रहा। इसके लिए आपको बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे अवार्ड्स मिले जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा, मतलब जर्मनी हो, साउथ अफ्रीका हो, लॉस एंजलिस हो, लंदन हो, मतलब जहां जहां फिल्म जाती थी वो कुछ ना कुछ बटोर के लेके आती थी। तो इतने सारे अवार्ड्स, इतना सारा पुरस्कार, आपने कभी सोचा था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ और ये इस स्तर पर ले जाएगी मुझे? नहीं, मैं ये कभी सोच के काम मैंने आज तक कभी किया ही नहीं। मैं किसी उद्देश्य से कि इसका क्या निष्कर्ष होगा, मैं किसी काम पे नहीं जाता। जब हम पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं तो इस उम्मीद के साथ एग्जाम देते हैं कि मेरी तैयारी ठीक है और मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, तो मेरी स्क्रिप्ट अच्छी है, मेरे एक्टर्स अच्छे हैं और ये फिल्म अच्छी होगी। हाँ, मैंने जो सीखा, जो मेरे अपने राजन सर बोलते हैं हमेशा कि आपके इंटेंट में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करें आप, मतलब अगर आप बच्चे को पढ़ाने भी बैठे हैं ना, तो वो ईमानदारी से उस चैप्टर को लेके बैठेंगे ना, तो वो 100% उसका जो रिजल्ट होगा वो भी ईमानदारी ही आएगा। तो वो मैंने गांठ बांध लिया जो गुरु ने कहा था। तो कहानी हो, लिखना हो, शूट करना हो, मैं शूटिंग पे भी जाकर मैं बैठता नहीं, खड़े ही रहता हूँ मैं। और कभी भी कोई कहानी मेरे पास आती है, मैं उस कहानी को कभी भी कैजुअल नहीं लेता। कहानी आती है, मैं उसको बिल्कुल हार्ट सर्जरी की तरह लेता हूँ, एक भी नस टूटने कटने नहीं देता और उतनी संजीदगी के साथ उसको देखता हूँ। रोड टू संगम पहली कहानी थी, मतलब आपको तो एक लीड मिला, और क्या ये आपकी पहली लिखी हुई कहानी थी? फुल लेंथ फिल्म की कहानी मेरी पहली फिल्म की कहानी थी। तो लिखना कब शुरू किया? मतलब आप पढ़ते बहुत थे? लिखना मैंने बहुत पहले से शुरू किया था। मैंने कहानी
छोटी छोटी बहुत लिख रखी हैं। कहानियां लिखते थे। हाँ, और लिखने का मतलब किसी स्क्रिप्ट में कोई चेंज हो तो मुझे नहीं पता था कि मुझे लिखना आता है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला है। मैंने लिखना कभी उद्देश्य मैंने रखा ही नहीं था जीवन में। मुझे फिल्म बनानी थी, तो जो फिल्म बनानी थी उसको मैंने लिखना शुरू किया। बाद में मुझे पता चला कि आप फिल्म ही लिख रहे हैं, इसी को लिखने का तरह। अगर आप मुझे दूसरा कुछ लिखने को कहेंगे तो शायद मैं वैसा ना लिख पाऊं, लेकिन मुझे तब पता चलने लगा कि मुझे फिल्म दिखाई देती है तो मैं उसको लिख लेता हूँ। तो जब पहली कहानी लिखी, क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? आई थिंक 26 होगी। ओके, पहली कहानी थी आपकी। 2010 में आई थी रोड टू संगम जी, और जिसने बहुत सारे पुरस्कार बटोरे, बहुत सारी सराहना मिली। लेकिन फिर उसके बाद जो बड़े पर्दे पे आपकी जब दूसरी फिल्म आई वो ओ माय गॉड 2023 में, तो लगभग 13 वर्षों का फासला था। लेकिन जब मैं आपके लिए आपके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रही थी तो मुझे आबरा का डाबरा, फलसफा, मंसूबा, कुछ ऐसे भी नाम नहीं, मिले। ये सारे नाम जो हैं वो गूगल पे, देखिए हमारे यहाँ ऐसा हो गया ना कि अब सब कुछ हम गूगल पर ही आश्रित हो गए हैं। देखिए जीवन में जो डेटाबेस जहाँ से आ रहा है ना, वो आपको सोर्स हमेशा चेक करना चाहिए। कई बच्चे, मैं कहीं कॉलेज में आता किसी को पूछता हूँ कि देवदास किसने लिखी है, तो बोलते हैं संजय लाल बंसाली जी ने लिखी। तो आपको अगर नहीं पता है तो फिर आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ने उन बच्चों को यही बताया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आंख बंद करके किसी चीज पे विश्वास ना करें, आप उसका सोर्स चेक करें, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं अभी हम। जी। हम जब तक डिजिटाइज हो जाएंगे पूरी दुनिया में ना, तब तक किताब रहेगी, किताब हमेशा रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने जो काम किया बहुत सीमित काम है, मेरे लंबे लंबे पॉज हैं बहुत। मैंने इस बीच में 2 फिल्में की। ओ माय गॉड के पहले भी एक फिल्म है आईपैड करके जी, जो अभी वो आएगी फिल्म। तो फिल्म मैंने टेक्निकली मेरी तीसरी फिल्म है ये। और बीच में जो काम, जो एक लंबा अंतराल रहा है, वो इसलिए भी रहा है क्योंकि काम मिला नहीं आपको, क्योंकि आपके पास जिस तरह का काम आप करना चाहते थे। लेकिन आपकी तो पहली फिल्म ने ही तहलका मचाया था, सब्जेक्ट ने तहलका मचाया था, इतने सारे अवार्ड्स मिले थे। यही विडंबना है इस तरफ की, कि मतलब आप काम जो करते हैं वो कमर्शियली कितना सक्सेसफुल है। क्योंकि जो लोग काम करना चाहते हैं आपके साथ, वो फिल्म बिजनेस में हैं। पैसा कमाना, पैसा भी होता है, उनका उद्देश्य होता है। और आप जो फिल्में करना चाह रहे थे, आप बिजनेस तो चाहते हैं, लेकिन उसका कितना रिटर्न आएगा, मुझे उसका सरोकार तो नहीं कहूंगा, मुझे ये पता नहीं होता था कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। जैसे ओ माय गॉड 2 भी आप अगर किसी को कहानी सुनाने जाएंगे तो वो डर जाएगा सुनकर। ये अक्षय कुमार जैसे पारंगत एक्टर और प्रोड्यूसर की आंख है कि उसको समझ में आ गया कि भाई ये जो लड़का कहना चाह रहा है, उनको समझ में आ गया। और ये डेयरिंग इवेंट कोई और भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया, जिसके लिए शुक्रगुजार हूं कि भाई अक्षय कुमार को समझ में तो आया कि भाई ये जो कहानी कह रहे हैं ये बहुत कमाल की कहानी है, और इतनी भीड़ में आपको एक ही व्यक्ति मिला जिनको ये कहानी समझ में आई। अमित, पहले भी आपकी फिल्म जो थी रोड टू संगम, वो एक संदेश देती है, सौहार्द, आपसी प्रेम। और ये दूसरी फिल्म भी जो थी, आईपैड की बात हम करेंगे, ओ माय गॉड 2, ये भी एक अनोखे सब्जेक्ट के साथ थी, जिसको बिल्कुल सही मायने में कि लोगों को ये भय था भाई ये फिल्म चलेगी नहीं, और लोग सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे या देखते थे इसको। लेकिन आपकी जो मानसिकता थी इसके पीछे की एक मैसेज और एक सोच, एक भय से बाहर निकलने की थी, टीन एज्ड लड़कों के लिए। तो जैसा आपने कहा कि अक्षय कुमार ही सोच पाए कि ये बहुत अहम विषय है जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, उससे ज्यादा माँ बाप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ज्यादा आतंकित और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं जब ऐसी कोई बात आती है। तो आप बहुत दौड़े, बहुत लोगों के पास गए इस फिल्म की कहानी लेकर, और आखिर में अक्षय कुमार तैयार हुए। हाँ, हमारे एक प्रोड्यूसर मित्र हैं अश्विन वर्दे जी, उन्होंने पहले कहानी सुन रखी थी, और वो उनके अच्छे मित्र हैं अक्षय कुमार, उनके साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ। तो जैसे उन्होंने कहानी सुनाई तो उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी कहानी है, एंड वुड लव टू मीट दिस मैन हु हैज रिटन द स्टोरी। एंड उन्होंने उतने सम्मान के साथ बोला कि मुझे पैसे का टेंशन ही नहीं है। मैंने बोला अगर वो फिल्म बाद में अगर सर्टिफिकेट, क्योंकि हम लोग इतनी बोल्ड सब्जेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो बोला वो मुझे उसका भी टेंशन नहीं है। फिल्म में जब सेंसर का भी इशू हुआ उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे उसका भी टेंशन नहीं है, मेरे को ये फिल्म लोगों तक पहुंचानी है, जिस तरीके से पहुंच जाए। तो भगवान मेरे साथ था, भगवान उनके साथ भी था। फिल्म आई और उसने करामात की, वो ए सर्टिफिकेट के साथ भी 150-250 करोड़ का धंधा करते हुए गई जी। तो मुझे लगता है कि फिर वही बात आ जाती कि इंटेंट आपने बहुत क्लियर रखा था कि मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ जिससे लोगों का भला होगा, मतलब उन परिवारों का जिसमें बच्चे बात नहीं करते, माँ बाप बात नहीं करते, और इस युग में जहाँ सब कुछ मोबाइल पे उपलब्ध हो गया है, आप 24 घंटे बच्चों पे नजर नहीं रख सकते। तो बेहतर तो यही है कि आपको पॉर्न स्टार या इस तरह का कंटेंट आपके बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन दे, इससे अच्छा तो है कि आप देना।
घर में पहली बार तो माँ ही कपड़ा बदलना सिखाती है ना, स्कूल में टीचर तो नहीं सिखाती है। बिल्कुल। तो माँ बाप ही अगर बच्चों से बात करके बताएंगे बेटा क्या सही क्या गलत है, और फिर गुरु सिखाएगा स्कूल में, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा, बनिस्पत इसके कि मोबाइल आपको यूट्यूब पे सिखाए कि क्या सही है क्या ऐसा हुआ, कोई घटना घटी, कुछ ऐसी बात हुई जो इस फिल्म के नींव की सोच तैयार हुई? वो मेरे बच्चे से ही रिलेटेड है। मेरे बेटे का नाम बिमल राय ही है, बिमल रखा हुआ है नाम उसका। तो मेरे जीमेल का अकाउंट मेरे फोन में उसको मैंने दिया था, वो बोला मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। उसने मेरे जीमेल का अकाउंट बगैर पासवर्ड के खोल के दिखा दिया। अच्छा। मैंने उसको पासवर्ड नहीं दिया था। मैंने पूछा कैसे निकाला, बोला वो मैं नहीं बताऊंगा। बहुत डाटा लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा। बोला ये ट्रिक है पापा, मैं नहीं बताऊंगा ये, फिर आप भी करने लगोगे। अच्छा। तो मैंने वो मजाक में टाल दी, लेकिन मैं भयभीत तो बहुत हो गया, क्योंकि हम मेरी वाइफ पढ़ाती हैं तो वो भी बाहर, मैं भी बाहर। तो घर में तो यूट्यूब वो अबोव 18 डालेगा और खोलेगा, कुछ भी देखेगा। मैंने वाइफ से पूछा कि भाई ये तो, बोला क्यों, हो सकता है देख भी ले नहीं भी देखे, वो तो अपने पर है। तो ये एक नींव पड़ी कि आपको डर लगा तो आपको लगा कि बाकी पेरेंट्स का भी डर आपने वो साझा कर लिया। बिल्कुल। तो इस कथा का जन्म हुआ कि भाई अगर समझो कोई बाप हो और जिसके बच्चे ने कुछ ऐसा किया हो जो बाप को पता ही ना हो और स्कूल ने उसको रेस्ट्रिकेट किया है, तो पेरेंट और स्कूल दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए फिर एक कहानी का जन्म हुआ जो ओ माय गॉड 2 के रूप में आई। और सब्जेक्ट ऐसा था कि इसके टेकर्स बहुत आपको परेशान कर रहे थे कि कहाँ कौन मुझे ऐसा व्यक्ति मिले, तो वो भी एक संघर्ष ही था जिसमें अभी मैं उनको देखिए, कहानी जब आती है और जो फिल्में बनाने के बिजनेस में है, उनका एक जैसे सबका एक एजेंडा होता है और एक कंपनी को चलाने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। वो उसके 14 सूत्री कार्यक्रम में फिट बैठना चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, गाना हो, म्यूजिक हो। अक्षय कुमार जी ने शायद ऐसा कोई 14 सूत्री कार्यक्रम नहीं रखा होगा, उनको कहानी समझ में आई, उन्होंने कहानी देख के फिल्म बनाई। पहली फिल्म भी जो थी रोड टू संगम में हीरोइन कोई ऐसा रोल नहीं था। ये भी जो फिल्म है ओ माय गॉड 2, इसमें जो वकील का रोल किया है उन्होंने, लेकिन नहीं वो हीरोइन ही है, हीरोइन ही है बिल्कुल, लेकिन हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म नहीं है। तो ये खास कोई वजह है कि आपकी फिल्मों में रोमांस नहीं होगा, आपकी फिल्मों में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अंदर तक प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने अभी एक फिल्म लिखी है, इसका नाम है डियर जस्सी। ये टोरंटो में बेस्ट फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप पता करें तो तरसेम सिंह करके एक डायरेक्टर हैं जो एड के वर्ल्ड के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसा कोई एड जो बड़ा एड जो उन्होंने नहीं किया है, और उनकी फिल्में वो शीर्ष के 5-6 बड़े डायरेक्टर अगर हॉलीवुड के हैं तो उसमें उनका शुमार है। उन्होंने ये डायरेक्ट की है। मैंने लिखी उससे पंजाबी में है, भाषा सीख के, और ये लव स्टोरी है और मार्मिक लव स्टोरी है। अभी ये 3-4 महीने पहले टोरंटो में जब इस साल की बेस्ट फिल्म होकर आई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तो हमें डियर जस्सी देखने का मौका कब मिलेगा? वो अभी रिलीज के इस पे है, अभी वो इस साल कोशिश जारी है। चलिए, ये तो तसल्ली हो गई कि प्रेम कहानी भी आप बना सकते हैं, बना रहे हैं। और आईपैड की अगर बात करें तो आपने उसका जिक्र किया था। आईपैड मेरे बहुत ही करीबी मित्र, मतलब संघर्ष में मित्र रहे हैं वो। अभी वो नहीं है, सुधीर नेमा, वो भारत रंग मंडल के एक्टर हुआ करते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपेटरी कंपनी में एक्टर हुआ करते थे। फिर बम्बई आए, हमारी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इंटरव्यू में हुई थी। हम दोनों सिलेक्शन के लिए गए थे और फिर बाद में आगे चलकर उन्होंने मेरे फिल्म में गाने भी लिखे और एक फिल्म में काम किया। वो मेन लीड काम उन्होंने ही किया। आईपैड 2 लोगों की कहानी है, नटराज और पेंसिल की, जो भोपाल में रहते हैं और जुगाड़ करके कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। तो इसमें नटराज जो है वो शादीशुदा है, उसकी बीवी से उसका किसी ने झगड़ा होता है और वो झगड़े में बीवी जो उसको कहती है वो उसको एक ऐसे सफर पे डाल देता है कि वो एक लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाने की मशीन बनाने के चक्कर में पड़ जाता है। और फिर वो कैसे वो संघर्ष पूरा करते हैं, उस पे ये कहानी है। जो पैड बनाने की कहानी, उस कहानी पर ये आधारित है। तो ये ऐसी एक सामान्य सी छोटी सी कहानी जो अगेन सारी औरतों के, फॉर ऑल वुमेनहुड, कि जितनी औरतें दुनिया में हैं वो किस तरह के कठिनाइयों से जाती हैं और ऐसे आदिवासी क्षेत्र में या ऐसी बीहड़ और अंदर इंटीरियर्स में जहां पैड का नॉलेज ही नहीं, किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी कि सोशल इश्यूज ही जो हैं वो मुखर होते हैं आपकी फिल्मों में, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैं समाज का यूनिट रहा हूँ और मुझे जो चीज अखरती है, जो मुझे तकलीफ देती है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी बदलनी चाहिए, तो वो चेंज का हिस्सा बनना चाहता रहा हूँ हमेशा में। तो शायद यही वजह रही कि वो फिल्म बनाने के पीछे पड़ा मैं। तो आईपैड भी हम इंतजार करेंगे। और इन दिनों आप बिजी हैं छत्रपति शिवाजी पर फिल्म बनाने के। जी। अब ये बिल्कुल अलग हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फिल्म होगी है। नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक भाषा है, मराठी भाषा, जिसने मुझे जीवन दिया है। जी। मैं उम्र के 30 साल तक
मराठी भाषा में, मतलब मैंने 10th में जैसी मराठी छोड़ी मैं कान पकड़ लिया, अब नहीं मराठी नहीं सीखनी, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। 36 मार्क्स मिले मुझे 10th में मराठी में। मैथ्स में और साइंस में ऊपर मार्क्स मिले कि मराठी में इतने कम मार्क्स। तो लैंग्वेज मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था। मैं इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर नियति ने बोला नहीं, तुम तुझसे भाग रहे ना वही तुम्हें जीवन देगा। फिर मैं उन्हीं गुरु के पास, वामन जी ने मुझे सेलेक्ट किया। सतीश आलेकर जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ललित कला केंद्र के, और राजन बिसे, विजय केंकरे, सारे मराठी जितने, माधव वजय सर और चंद्रकांत कुलकर्णी, जितने मराठी लोग थे वो सब मेरे आसपास लोग आके बैठ गए और उन्होंने फिर शिक्षा दीक्षा करना शुरू किया। और फिर वो उनकी कहानियां, नाटक, इतना कुछ पढ़ा मैंने कि मुझे लगा कि एक जन्म मेरा बहुत कम है, मैं मराठी ही नहीं पूरी कर पाऊंगा तो दूसरी भाषा क्या पढ़ूंगा जी। तो मराठी भाषा ने ऐसे मेरे अंदर स्फूर्तता भरी, मुझे जीवन की तरफ देखने की एक जो दृष्टि मिली वो मराठी भाषा ने दी। क्या बात। और फिर मैंने तय किया कि अगर विवाह करेंगे ना तो फिर उसी दिन करेंगे जिस दिन मराठी भाषा दिन हो। तो विवाह भी उसी दिन किया जिस दिन मराठी भाषा दिन है, ताकि जीवन भर याद रहे कि ये संगिनी की तरह मेरे साथ चली है जीवन भर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस भाषा का कि जिन्होंने मेरे को ऐसी एक तीखी, कह सकते हैं कि एकदम दृष्टिकोण दिया ऐसा देखने का, कि उसका पैमाना, मेरा मतलब जो ये है वो बहुत ही अलग कर दिया। मतलब नाटक से जब उभर के आया मैं, तो मुझे पता चला भाई एक बहुत ही कमाल का पर्सपेक्टिव वो मुझे जो मिला है वो इस भाषा की वजह से मिला। तो आपने कहा कि आप प्रेम से भरे हुए हैं, और अगर अब मैं जीवन संगिनी की बात करूं आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत, तो वो कहाँ से हैं? वो यहीं से हैं? वो मेरी बहन की ननद है। घर में ही मेरे एक मित्र था जिसने मेरी बहन से विवाह किया है, तो उसकी जो बहन है उससे मेरा विवाह हुआ है। अच्छा। तो वैसे नहीं है कि हाँ कोई ऐसे अफेयर जैसे जिसे आप कहना सुनना चाह रही है, वैसा कुछ नहीं। तो एक पारिवारिक विवाह है। तो मतलब रोमांस की बातें जो है वो फिल्मों तक ही सीमित है। हाँ, मतलब कुछ ऐसी किताबें भी होती हैं जो आप खुद ही पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ने नहीं देते। चलिए, अगर अमित जी आपसे ये पूछें कि ये दौर जो है वो सीक्वल और रीमेक्स का भी है ना? तो रीमेक ना, ये हमारी इंडस्ट्री का बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले हम लोगों ने आलसपने में आके ना हमने रीमेक्स करना शुरू कर दिया। सीक्वल तो फिर भी मैं मान लूंगा कि आप एक कहानी, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई जब आई थी तो दूसरा जो सीक्वल आया था वो उससे ज्यादा बड़ा था पहली इंस्टॉलमेंट से। अगर हम ओ माय गॉड 2 की भी बात करें तो 1 बिल्कुल अलग थी। हाँ, लोग कहते हैं कि 1 से भी आगे की है, लेकिन वही है कि आप अपनी रेखा कितनी बड़ी खींचते हैं और कितनी गाढ़ी खींचते हैं। अब रीमेक क्या करता है कि आप इतना कुछ अवेलेबल हो गया अब, और सारी दुनिया में कंटेंट का बम्बार्डमेंट है। With the advent of OTT and platforms, everybody is here with the content. आप जब तक ओरिजिनल नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अभी कल परसों मैंने एक फिल्म देखी, कल की करके, 500 करोड़ रुपया वीकेंड होने जा रहा है, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक ओरिजिनल आपके ग्रंथों की कहानी है। मतलब जब ड्यून आई थी जो वहां से आई थी जी, अवतार आई थी जो वहां से आई थी, वो उसी तरह की कहानी हम ओरिजिनल लेके आए। हम जब अपने मट्टी की सुगंध के साथ उतरेंगे ना तो हम पैसे भी कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे। ये नाग अश्विन जी ने ये फिल्म बना के साबित कर दिया है। तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि आप जब तक ओरिजिनल नहीं होंगे ना तब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे लेखक और निर्देशक अमित राय से राजश्री त्रिवेदी की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुनिएगा अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हो तैयार ये जग है रण तेरा। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।